हेलो बच्चों, तो हम लोग फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर्स। तो फर्स्ट क्लास में हमने गैस लॉज पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस एंड गैलुसेक लॉज। आज हमें पढ़ना है बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन। तो एक्चुअली हम करना क्या है कि तीन इंपॉर्टेंट गैसेस को कंबाइन करके हम इन कॉम्बिनेशन से एक इक्वेशन डेवलप करेंगे जिसको आप आइडियल गैस इक्वेशन कहते हो। और जो भी गैस इस लॉ को फॉलो कर लेगा आप उसे आइडियल गैस कहोगे। ठीक है, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है, इसको आप कंबाइंड गैस इक्वेशन भी कहते हैं समटाइम। तो जैसा कि आप जानते हो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे। क्या आपको याद है बच्चों कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ गैस फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। तब अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, या प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ हुआ। और व्हाट अबाउट चार्ल्स लॉ? तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है बच्चों, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर थर्ड लॉ जो हमने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, दैट वाज एवोगाड्रोस लॉ या एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, बट इस बार आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रखना होगा बच्चे। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन तीनों गैसेस लॉ को अगर आप कंबाइन करते हो तो बाय कंबाइनिंग दीज थ्री लॉज आप क्या देखेंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। नहीं तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स एंड टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसा कि आप जानते हो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट यूज करना होगा। तो यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट यूज किया है। ये क्या है? ये है एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Why it is called यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट? क्या मतलब इसका हुआ? इसका मतलब यह है कि गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एवरी गैस आर की वैल्यू फिक्स होगी, एक ही होगी। ठीक है, तो जब आप इसको रीऑर्गेनाइज करेंगे तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NRT। तो ये बना आपका एक इक्वेशन, इसी को आप कहते हो आइडियल गैस इक्वेशन, P इज इक्वल टू NRT। हियर P क्या है? प्रेशर। प्रेशर शुड बी इन एटमॉस्फेयर, V इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, आप जानते हो बच्चे। R वही गैस कांस्टेंट आ गया, और T यहाँ पे जो टेम्परेचर है, याद रखना बच्चे, दिस टेम्परेचर मस्ट बी ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज केल्विन टेम्परेचर। आप ये केल्विन टेम्परेचर लोगे जिसको आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हो, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस नहीं। तो आप ऐसे याद रखना कि R के साथ जब भी टेम्परेचर आएगा, इस R के साथ जब भी टेम्परेचर आएगा आपका टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर होगा। नहीं तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना आता है। तो आपको बताया था मैंने कि अगर 27 डिग्री सेल्सियस है तो आप उसमें 273 ऐड कर दो तो 300 केल्विन बन जाएगा। तो जो भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा आप उसमें 273.15, अगर 0.15 ना भी लिखो तो चलेगा, 273 आपको ऐड करना होगा, तो जो मिलेगा केल्विन टेम्परेचर। तो आप इसमें पुट करके जो भी अननोन होगा वो फाइंड कर सकते हो। नहीं तो P इज इक्वल टू NRT। तो इसे कहते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। अब फॉर 1 मोल N की वैल्यू 1 पुट कर दो तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू PV अपॉन T इक्वल टू R आ जाएगा 1 मोल के लिए। नहीं अब ध्यान से देखिए, PV अपॉन T प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, और डिवाइड कर रहे हैं आप टेम्परेचर से, ये किसके बराबर है? R के बराबर। और R क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर आप इस वॉल्यूम को चेंज करते हो, प्रेशर को चेंज करते हो, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो वॉल्यूम प्रेशर चेंज करोगे तो नया प्रेशर डेवलप होगा P2, वॉल्यूम चेंज होगा तो नया प्रेशर डेवलप होगा V2, और टेम्परेचर चेंज होगा तो नया टेम्परेचर डेवलप होगा, दैट इज T2। लेकिन
इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दिस, ये कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ये आपस में कंपनसेट करेगा। तो हमने P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 कर लिया। इसमें 5 टर्म्स आपके पास है, 6 टर्म्स आपके पास है, कोई 5 टर्म्स दिया जाएगा और छठा आपको बोलेगा निकालो। कहेगा कोई इनिशियल गैस है जिसका प्रेशर इतना, वॉल्यूम इतना, टेम्परेचर इतना। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम बढ़ के इतना हो गया, तो प्रेशर बताओ। या टेम्परेचर घटा दिया तो वॉल्यूम घट के इतना हो गया, तो बताओ प्रेशर कितना होगा। तो इस 6 पैरामीटर्स में 5 आपको दिया जाएगा, छठा आपसे निकलवाया जाएगा। इसी को आप कहते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। तो दिस इज कॉल्ड कंबाइंड गैस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब आइए PV इक्वल टू nRT को आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चे, वेट बाय मोलेक्युलर वेट। यहाँ पे W क्या है, वेट है, मास इसको बोलते हैं। M क्या है, मोलर मास है बच्चों, M इज मोलर मास। तो PV इज इक्वल टू nRT। तो PV इक्वल टू क्या आएगा, W बाई mRT, नहीं, और इस m को यहां ले आओ तो Pm इक्वल टू W बाई VRT हो जाएगा। और W बाई V क्या होता है, डेंसिटी। तो यहां पे D क्या आ गया बच्चे, डेंसिटी ऑफ गैस, और RT आप तो जानते ही है। तो यहां से भी देखो, अगर एक काम करते हैं बच्चों, P R D और T को नीचे ले आओ तो D बाई M, देखो R बाई M आ गया, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये होल कांस्टेंट आ गया। फिर डेंसिटी एंड टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करके अगर प्रेशर में डिवाइड करोगे तो ये पूरा होल टर्म रिजल्टेंट जो आएगा वो आपका कांस्टेंट होगा। तो जैसे सपोज करो आपने प्रेशर चेंज किया तो डेंसिटी भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो P1 D1 इक्वल टू P2 D2, ये एक और इक्वेशन आ गया। अगेन आपके पास 5 टर्म्स होंगे और छठा आपको कहा जाएगा निकालो। तो ये भी आपने ड्राइव कर लिया। उसी तरह से ये इक्वेशन भी आपने ड्राइव कर लिया। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। Pm इक्वल टू DRT पे P क्या है, प्रेशर है, मोलर मास, D डेंसिटी, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T इज व्हाट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस पे भी क्वेश्चन बना सकते हो। यहाँ देखिए वेट बाय वॉल्यूम RT, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपको ये जानना है कि जो नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट, अब इस R के बारे में थोड़ा हमें डिटेल जानना होगा कि इस R की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे और इसका क्या है नेचर। तो देखो बच्चों, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे मैथमेटिकली कि नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट क्या है। तो लेट्स सी, ये क्या है, P क्या है बच्चों, प्रेशर, और V क्या है, वॉल्यूम, गुड, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल, T टेम्परेचर। ये बताइए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है बच्चे, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो इस प्रेशर के बदले हमने लिखा फोर्स अपॉन एरिया और वॉल्यूम के बदले लिखा एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया क्या हो गया, कैंसिल आउट। फोर्स इंटू लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे, और मोल इंटू डिग्री जो टेम्परेचर है। तो फोर्स इंटू लेंथ को ही क्या कहते हैं आप, वर्क डन। फोर्स इंटू लेंथ इज वर्क डन। और नीचे क्या आ गया, मोल पर डिग्री, गेटिंग और नॉट। नहीं समझ में आया बच्चे। तो R इक्वल टू क्या आ गया, वर्क डन पर मोल पर डिग्री। नहीं, अगर आप मोल की वैल्यू 1 ले लो और टेम्परेचर 1 से बढ़ाओ तो जो भी वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू R। समझ में आया कि नहीं आया भाई, फिर से देख लीजिए। PV इज इक्वल टू nRT, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, T टेम्परेचर है। तो प्रेशर को क्या लिखते हो आप, फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम को क्या लिखोगे, एरिया इंटू लेंथ, और नीचे मोल इंटू डिग्री तो है ही आपका। तो फोर्स इंटू लेंथ बचा, इसी को आप वर्क डन कहते हो, और नीचे मोल एंड डिग्री तो है ही। तो अब आप देखिए R क्या है, वर्क डन पर डिग्री पर मोल। अब इसकी वैल्यू देखो, R इक्वल टू, याद रखना है बच्चे आपको, क्या 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यहां देखिए अगर आप अर्ग में लिखोगे, चूंकि वर्क डन एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट आप जूल में भी लिख सकते हो, अर्ग में भी लिख सकते हो और कैलोरी में भी लिख सकते हो। तो R इक्वल टू 3.14 इंटू 10 का पावर 7 अर्ग पर केल्विन पर मोल, और इसी R इक्वल टू
2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल भी लिख सकते हो। तो ये आएगा। अच्छा, ये आर की वैल्यू कब यूज करेंगे आप? जब एनर्जी के टर्म में, वर्क डन के टर्म में आप यूज करेंगे इसको। तो लेकिन अगर आपके पास प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम इन लीटर, टेम्परेचर इन केल्विन और मोल है, उस टाइम में आप आर की वैल्यू 0.082 लिखोगे। 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो मोस्टली हम लोग ये वैल्यू यूज करेंगे, तो आप इसको याद कर लेना बच्चे। तो दिस इज व्हाट नेचर ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको आप कहते हो आर। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, और नेचर ऑफ आर भी समझ में आ गया कि आर की वैल्यू को आप कब क्या यूज करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। अब आइए नोट नंबर 1, कहा गया कि द गैस विच ओबे आइडियल गैस इक्वेशन आर कॉल्ड एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड आइडियल गैस। और वो गैस जो आइडियल गैस से डिविएट करेगा हम उन्हें रियल गैस कहेंगे बच्चों। नहीं तो आइडियल गैस क्या होगा? जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगा, और जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करेगा आप उन्हें रियल गैस कहेंगे। अब आप देखो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आइडियल गैस है या रियल गैस है? तो देखो, आइडियल गैस को डिटेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका जो आगे हम पढ़ेंगे केएमटी, इसमें यह है कि दो मॉलिक्यूल, जो गैसेस मॉलिक्यूल है उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होना चाहिए। आई रिपीट, दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो अगर जीरो होगा तो आप उन्हें आइडियल गैस कहोगे। दूसरी बात ये कि जिस कंटेनर में गैस को फिल करते हो तो गैस का वॉल्यूम भी वही होता है जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, लेकिन कब तक भाई? तो आप क्या करते हो, अगर एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड करोगे, गैसेस मॉलिक्यूल को आप स्फेरिकल मान लो और सारे को इकट्ठा कर लो, फिर इसका वॉल्यूम निकालो, फिर आप कंपेयर करो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से, तो मोस्टली अगर आप देखोगे कि वॉल्यूम ऑफ गैस यस मॉलिक्यूल, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के कंपेयर में नेग्लिजिबल होगा। अगर नेग्लिजिबल है तभी आप उसको आइडियल गैस कह सकते हो। तो कोई भी गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉलो कब करेगा? जब इंटरमल को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जीरो होगा और एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल हो एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तब आप उन्हें आइडियल गैस कहेंगे। ये एक्चुअल एंड परफेक्ट डेफिनेशन है आइडियल गैस का। तभी पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉलो करेगा, और नहीं करेगा तो आप उसको रियल गैस कह दोगे। गेटिंग और नॉट? ठीक है। अब हमें इस पे डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चों, है ना, ताकि आपका जो पीवी इक्वल टू एनआरटी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जैसे देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि 5 ग्राम ऑफ इथेन इज कन्फाइंड इन अ बल्ब ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी। द बल्ब इज सो वीक दैट इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स 10 atm। 10 एटमॉस्फेयर से जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा जो बल्ब है वो फट जाएगा। तो एट व्हाट टेम्परेचर विल द प्रेशर ऑफ गैस रिच द बर्स्टिंग वैल्यू? किस टेम्परेचर तक आप उसको ले जाओगे ताकि वो बर्स्टिंग वैल्यू तक पहुंच जाए? नहीं तो आप क्या देखो, अब इसको ऐसे समझिए, ये वेट ऑफ गैस गिवन है, W गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर गिवन है कितना 1 लीटर, और प्रेशर भी गिवन है बच्चों 10 atm। तो अब आपसे कहा गया कि बताइए कि at what temperature will the pressure of gas reach bursting value? किस टेम्परेचर पे जाके प्रेशर 10 atm हो जाएगा? तो जैसा कि आप जानते हैं आपके पास पीवी इक्वल टू एनआरटी है बच्चों, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी। नहीं तो एन को क्या लिखोगे आप? वेट बाय मोलर वेट। एन के बदले यहाँ पे क्या लिखा आपने? वेट ऑफ गैस अपॉन मोलर वेट ऑफ गैस इनटू RNT। तो देखिए प्रेशर गिवन है कितना 10 atm, और atm में ही हमें चाहिए। वॉल्यूम कितना 1 लीटर, ये भी हमें लीटर में ही चाहिए। वेट है 5 ग्राम, ये भी हमें चाहिए। और इथेन का मोलर मास कितना होता है 30। आर की वैल्यू आप जानते हो 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। जो फॉर्मूला आएगा आपका, इसी को रिऑर्गेनाइज करेंगे तो टेम्परेचर इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम मोलर मास अपॉन वेट इंटू आर। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रेशर 10, वॉल्यूम 1, एम की वैल्यू 30, वेट कितना है भाई 5, और आर की वैल्यू 0.082। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल केल्विन टेम्परेचर इतना आएगा। अगर आपको डिग्री सी चाहिए तो -273 कर दीजिए, डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा।
अगर 273 माइनस कर दोगे तो आपको डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। तो इन दिस वे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखिए क्या था कि 5 ग्राम इथेन को हमने 1 लीटर कैपेसिटी में इम्प्लीमेंट किया और कहा कि बल्ब इतना वीक है कि 10 ATM से ज़्यादा अगर हो गया प्रेशर तो एक्सीड कर जाएगा। तो ज़रा बता दीजिए कि 10 ATM तक ले जाने में हमें कितना टेम्परेचर मैक्सिमम लेना होगा। तो यहाँ से टेम्परेचर आपने फाइंड कर लिया। अब देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। O2 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर फ्लास्क। एक कंटेनर है आपके पास 1 लीटर का, उसमें आपने O2 फिल कर दिया एट ए प्रेशर ऑफ 7.6 इंटू 10 का पावर -10 मिलीमीटर ऑफ Hg। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द फ्लास्क एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखिए ये डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है बच्चों। नहीं कहा गया कि ऑक्सीजन को हमने 1 लीटर फ्लास्क में जैसे प्लेस किया तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर हमें मिला दैट विल बी 7.6 इंटू 10 का पावर -10 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द फ्लास्क एट 0 डिग्री सेल्सियस। सिंपल क्वेश्चन है, फिर से आप लगाइए क्या आइडियल गैस इक्वेशन। और एक काम करना बच्चे, प्रेशर देखो, क्योंकि हमें PV = nRT में प्रेशर लेना है एटमॉस्फेयर में, है ना, या बार में, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ mm ऑफ Hg में। तो जैसे कि आप जानते हो कि 1 ATM इक्वल टू होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो इसको अगर आप ATM में चेंज करना चाहते हो तो 760 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो प्रेशर आ जाएगा आपका 0.01 इंटू 10 का पावर -10, इसी को आप लिख सकते हो 10 का पावर -12। कितना ATM आ गया। तो ये हो गया आपका प्रेशर जो आप अपने फॉर्मूला में यूज करोगे। ठीक है, टेम्परेचर आपको चूंकि 0 डिग्री सेल्सियस है तो आपको बताया था मैंने कि टेम्परेचर हमारा कैसा होना चाहिए बच्चे, केल्विन टेम्परेचर। और केल्विन टेम्परेचर के लिए हमें 273 इसमें ऐड करना होगा। तो 0 में ऐड करोगे तो इतना ही होगा ना। तो ये टेम्परेचर भी आ गया। अब आपके पास PV = क्या है, nRT फॉर्मूला। तो PV = nRT यूज करिए। नहीं, और निकालना क्या है आप देख लीजिए भाई। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन चूंकि आपसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछा गया है तो आप जानते हो मोल को अगर एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया तो हमें 2.68 इंटू 10 का पावर 10 मॉलिक्यूल्स मिला ऑफ व्हाट, O2। गेटिंग और नॉट? नहीं, तो पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिया और उस नंबर ऑफ मोल्स को फिर हमने क्या कर दिया बच्चे, बताइए। एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करके हमने 2.68 इंटू 10 का पावर 10 कर दिया। ठीक है, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? तो एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखिए। इट वाज फाउंड दैट 380 ml ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 80 mm ऑफ Hg वेग 0.45 ग्राम। फाइंड मोलर वेट ऑफ द गैस। फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे, फिर से आप देख लीजिए कि इट वाज फाउंड दैट 380 ml ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 80 mm ऑफ Hg वेग 0.455 ग्राम। फाइंड मोलर वेट ऑफ द गैस। तो अगेन देखो बच्चे, हमें यूज करना है आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज व्हाट, PV = nRT। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखिए ये दिया हुआ है क्या ml में, भाई हम PV = nRT में यूज करेंगे लीटर, नहीं, और ये दिया हुआ क्या 800 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना। तो आप क्या करेंगे बच्चों, ध्यान सुनिए, जो 800 है उसको 760 से डिवाइड करेंगे तो आपको ATM मिल जाएगा और 380 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको लीटर मिल जाएगा। क्योंकि हमें प्रेशर लेना है ATM में और वॉल्यूम लेना है इन लीटर, तो यही मेन चेंज करना था। और बाकी तो आपके पास वेट बाय मोलर वेट इनटू R और T है ही। तो वेट गिवन है कितना 0.455 ग्राम और मोलर मास आपको निकालना है। R की वैल्यू वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.82 फिल करेंगे इंटू 300। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आपको मिलेगा मोलर मास इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। गेटिंग और नॉट? ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। क्या है कि द डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस, हमें नहीं मालूम गैस क्या है, एट 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 0.974 ATM
इज 2 पॉइंट, देखिए ध्यान से, 2.5 इंटू 10 का पावर -3 ग्राम पर ml डेंसिटी गिवन है। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ गैस? फिर से देखिए, डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस एट 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 0.974 atm is 2.5 into 10 power -3 gram per ml. So what is the molecular weight of gas? तो we have formula Pm is equal to DRT. देखा ना बच्चे, Pm is equal to DRT. D क्या है यहाँ पे? डेंसिटी. R जानते हो, T बाकी सब कुछ जानते हो भाई. तो यहाँ से मोलर मास निकालिए DRT अपॉन T. इसमें क्या चेंज करना है आपको? एक चेंज अगर नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा. ये आपके पास क्या है? ग्राम पर ml. तो वेट तो आपको ग्राम में ही लेना है, लेकिन वॉल्यूम आपको लीटर में लेना है. तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये जो डेंसिटी आपको मिलेगा ग्राम पर लीटर में, दैट इज 2.5 ग्राम पर लीटर. एक चेंज कर लिया हमने. आर की वैल्यू आप एज इट इज पुट कर दो. टेम्परेचर में क्या चेंज करोगे? इसमें 273 ऐड कर देंगे. तो जैसे आप 273 ऐड करोगे तो 83 कितना गया? 1371 केल्विन हो जाएगा. तो आ गया ये डेंसिटी, आर की वैल्यू और टेम्परेचर 371. प्रेशर गिवन है ही आपका कितना? 0.974. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 78.18 ग्राम पर मोल मोलर मास मिल जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये था ऑल अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन, है ना, जिसपे हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किया. तो आपको कुछ करना नहीं है, नहीं, जो भी हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस पढ़ा है, इन तीनों गैस को हमें कंबाइन कर देना है. कंबाइन करने से अब जो वॉल्यूम आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल आएगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ टेम्परेचर आएगा, और जो वॉल्यूम है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. डिफरेंट पैरामीटर आप डिफरेंट लॉज में कांस्टेंट रखते हो. नहीं, जब आप इन सब को कंबाइंड फॉर्म में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. तो फिर जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक कांस्टेंट यूज करना होगा. तो यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट यूज किया दैट वाज R. इसे आपने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा, और फिर इसी इक्वेशन को रीऑर्गेनाइज करके आपने बनाया PV इज इक्वल टू NRT. बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, नहीं, बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इसको. ठीक है, ऐसे मोल कॉन्सेप्ट में भी यूज़ हमने किया था, लेकिन अब चूँकि इसमें प्रॉपर यूज़ करते हैं तो PV इज इक्वल टू NRT को ही हम क्या कहेंगे बच्चे? आइडियल गैस इक्वेशन. अब इसको मॉडिफाई करके P1 B1 T1 निकाल सकते हो. नहीं ठीक है, और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था ये कि जो भी गैस इस लॉ को फॉलो करेगा एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप उन्हें आइडियल गैस कह दोगे, आइडियल गैस, और जो इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा आप उसे रियल गैस कहेंगे. नहीं, अब जब नहीं फॉलो करेगा तो फिर क्या? तो उसके लिए फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, जिसमें आप वंडर वाल इक्वेशन स्टडी करोगे. नहीं, इसी आइडियल गैस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करेंगे, इसके वॉल्यूम में करेक्शन करेंगे, इसके प्रेशर में करेक्शन करेंगे, और फिर एक नया इक्वेशन डेवलप करेंगे दैट इज कॉल्ड वंडर वाल इक्वेशन. और जो गैस वंडर वाल इक्वेशन को फॉलो करेगा आप उन्हें रियल गैस कहोगे. इसका मतलब यह है कि वंडर वाल इक्वेशन में दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, और जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है, एक्चुअल मॉलिक्यूल, उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. नहीं, जैसा कि आप आइडियल में उसको निगलेक्ट कर पा रहे थे. तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों. मुझे लगता है कि ज़्यादा कोई परेशानी होगी तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, और इस पे बेस्ड NCERT में भी बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है. तो अगर आप NCERT के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और अच्छा हो जाएगा. ठीक है, चलिए, जब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हो बच्चे, हम लोगों ने ये प्लान किया कि आपको बीच बीच से कुछ नहीं पढ़ाएं. जैसे जनरली यूट्यूब का ये ट्रेंड है कि बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक दिए जाते हैं तो आप उससे कंफ्यूज हो जाते हो, है ना, और पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिलता. तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि नहीं, अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आप 100% लो. नहीं, तो हमने मोल कॉन्सेप्ट से कंटिन्यू पूरी केमिस्ट्री आपको दे रहे हैं, पूरी केमिस्ट्री. जैसे हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं वैसे आपको
यहाँ हम बढ़ा रहे हैं ताकि आपका मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। नहीं, मेन पर्पस है एजुकेशन को जितना ज़्यादा स्प्रेड करें। नहीं, इससे देखिए पर्सनल कोई ज़्यादा फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, लेकिन आपका फ़ायदा होगा, और आपका फ़ायदा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कंट्री का फ़ायदा होगा, देश का फ़ायदा होगा, और देश का फ़ायदा होगा तो हम सबका भला होगा। नहीं, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, सोचने की आप में अच्छी कैपेबिलिटी आए, नहीं तो इससे क्या होगा कि अच्छे माहौल बनेंगे। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, लगन से, मेहनत से, जो भी आपका टारगेट है उसको फोकस करके, उसको गोल को सेट करके आप मेहनत करते रहिए। मेहनत करने वाले को कोई परेशानी नहीं होती। नहीं, अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है बच्चों, बाय।